कहानी की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस नाम के शातिर अपराधी से होती है, जिसे अल्काट्राज़ नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था, जहां से आज तक कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के हर तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ समंदर ही समंदर थी। इसलिए अगर किसी ने सपने में भी भागने का सोचा तो पैसिफिक ओशन की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी। इस जेल को जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था, इसलिए आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सका। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वो आज तक कई सारी जेलों से भाग चुका था। हालांकि अल्काट्राज़ से भाग निकलना उसके लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जेल में पहुंचते ही सबसे पहले गार्ड्स ने फ्रैंक की तलाशी ली, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां अब उसे जिंदगी भर के लिए रहना था। अगले दिन नाश्ते के दौरान फ्रैंक की मुलाकात मार्स नाम के एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसने एक चूहे को अपना पालतू दोस्त बना रखा था। तभी बातों बातों में उसकी नजर वुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी, जो सरेआम उसे छेड़ रहा था, पर फ्रैंक ने उसे इग्नोर करते हुए मार्स के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। जिसके थोड़ी देर बाद उसे वार्डन ने अपने कमरे में बुलाया, जहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। तेरे जैसे कई आए और कई गए, पर कोई भी मेरे इस जेल से भाग नहीं सका। हालांकि वार्डन के इस भाषण के दौरान ही फ्रैंक ने चुपके से एक नेल कटर चुरा लिया, जो वैसे तो बहुत छोटी चीज थी, पर कौन जानता था कि ये फ्रैंक के कितने काम आने वाली थी। इसके बाद फ्रैंक ने अपने सेल में वापस आते ही फौरन उस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आकर उसे दोबारा छेड़ने लगा, लेकिन इस बार फ्रैंक उसे इग्नोर करने के मूड में नहीं था और उसने वुल्फ को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। और उसकी इस बर्ताव ने जेल के अंदर उसकी एक रेपुटेशन बना दी, जिसके बाद सभी कैदी उससे डर कर रहने लगे। देखते ही देखते जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात जेल की लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को भी अल्काट्राज़ में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते अब इंग्लिश बाहर निकलने की उम्मीद छोड़कर किताबों में ही अपना मन लगा बैठा था। दरअसल इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को ही हिस्ट्री की किताबें बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के कैदी से हुई, जो एक कमाल का कलाकार था और वो अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में ही बिताता था। डॉक का मानना था कि अल्काट्राज़ जैसी खतरनाक जेल में कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। उसकी पेंटिंग करने की आदत ने ही अब तक उसे जिंदा रखा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक के लिए जल्द ही मुसीबतें बढ़ने वाली थीं। एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल्स से बाहर थे, उस दौरान वुल्फ एक बार फिर से लौट आया। हालांकि इस बार उसके पास एक हथियार भी मौजूद था, जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करना चाहता था। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर डॉक ने फ्रैंक को इशारा कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से उस हमले को रोक दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने बिना सोचे गार्ड पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया, जहां कैदियों को अकेला रखा जाता था और कोई भी कैदी सपने में भी यहाँ नहीं जाना चाहता था। और अब फ्रैंक को बिना कसूर के यहाँ रहना पड़ रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा था। अब 2 हफ्ते बाद फ्रैंक को आजाद किया गया तो मार्स ने अपने चूहे के जरिए फ्रैंक के लिए वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की अपने पड़ोसी चार्ली से भी दोस्ती हो गई, जिसे एक बहुत बड़ी चोरी की सजा के लिए यहाँ लाया गया था। अब एक दिन जब वार्डन सेल्स की जांच कर रहा था तो उसकी नजर उसकी बनाई पेंटिंग पर गई, जो डॉग के सेल में थी। हालांकि उसे वो पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसने डॉग की बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। वहीं इस फैसले ने डॉग को पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉग इस जेल में सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। फ्रैंक ने डॉग को कई बार समझाया, कोई बात नहीं भाई, पेंटिंग ही तो थी, लेकिन डॉग के चेहरे से साफ निराशा झलक रही थी। अब कुछ दिनों बाद शिफ्ट के दौरान डॉग ने गुस्से में आकर एक गार्ड की 3 उंगलियां काट दी, जिसे देखकर गार्ड्स ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक यह सब देखकर हैरान हो गया। अब शाम को फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था तो उसकी नजर वेंट से निकले एक कॉकरोच पर गई, जिसे देखकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि शायद ये वेंट बाहर निकलने वाले किसी दरवाजे से जुड़ा हो। अगली सुबह मेस में फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस 2 भाइयों से हुई, जिससे उसकी पिछले जेल में मुलाकात हुई थी। और अब यहाँ यह लोग अल्काट्राज़ जेल के बारे में बातें करने लगे कि कैसे इस जेल से भागना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस जेल में 24 घंटे हाई सिक्योरिटी रहती है। पर उनकी इस बातचीत में फ्रैंक के दिमाग में पहली बार इस जेल से भागने का ख्याल आया और अब फ्रैंक इस जेल से भागकर इतिहास बनाना चाहता था। उसी रात जब गार्ड्स ने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया तो फ्रैंक ने नेल कटर की मदद से अपने कमरे की ग्रिल के आसपास मौजूद सीमेंट को खुरेदना शुरू कर दिया, जहां उसने नोटिस किया कि जेल की दीवारें पुरानी होने के कारण उसके प्लास्टर आसानी से छूट रहे हैं। अगले दिन अपनी वाइफ से मुलाकात के वक्त चार्ली को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है और डॉक्टर के मुताबिक अब उसकी माँ के पास सिर्फ कुछ महीने हैं। यह सुनकर चार्ली के मन में भी अल्काट्राज़ से भागने की इच्छा पैदा हुई, जिससे
वो अपनी माँ से एक आखिरी बार दोबारा मिल सके। अब अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने अपने दोस्तों के सामने इस जेल से भागने का प्लान बताया। यहाँ फ्रैंक बताता है कि पैसिफिक ओशन की नमी के चलते यह जेल की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं और इसका फायदा उठाकर हम सीमेंट को खुरेदकर वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकाल सकते हैं, जिसके बाद हम पाइपलाइंस तक पहुंचकर वहां से भाग जाएंगे। हालांकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जेल से निकलने के बाद वो समुद्र को कैसे पार करेंगे। इस पर फ्रैंक ने क्लेरेंस से कहा कि तुम जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करते हो, इसलिए तुम्हें जब भी मौका मिले वहाँ से कुछ रेनकोट्स चुराकर अपने सेल में ले आना। इस सब की मदद से मुझे लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बनानी आती है। अब इन सभी को फ्रैंक का प्लान काफी पसंद आया और उन सभी ने एक साथ मिलकर इस प्लान पर काम करने का फैसला किया। अब रात होते ही फ्रैंक अपने काम में लग गया और सीमेंट को दीवार से खुरेदने लगा और इस बार चार्ली भी उसके साथ था, जो अपने सेल से बाहर नजर रखे हुए था ताकि किसी गार्ड को उनके प्लान के बारे में पता न चले। वहीं इधर फ्रैंक अपनी पूरी जोर लगाकर काम कर रहा था। हालांकि इस छोटी नेल कटर से इस काम को करना काफी मुश्किल था, इसीलिए फ्रैंक के हाथ पर काफी चोटें भी लग गई थी। इसीलिए अगली सुबह फ्रैंक ने सभी को इस परेशानी के बारे में बताया और कहा कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो किसी नुकीली हथियार की जरूरत पड़ेगी। पर तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने बिना समय गवाए चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया। इसके बाद उसने गार्ड को बुलाकर चम्मच गंदी होने की शिकायत की। इसी के साथ उसने गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। खुशकिस्मती से गार्ड भी इसके लिए राजी हो गया। पर जैसे ही वो लोग चम्मच बदलने के लिए गए तो जॉन ने गार्ड को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में डाल ली। अब कुछ देर बाद वो मार्स के पास गया और उससे एक सिक्का उधार मांगा। कौन जानता था कि इस सिक्के और नेल कटर को जोड़कर फ्रैंक एक तेज धार वाली हथियार बना लेगा। हालांकि उसी रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट को खुरेदने में लगा था, तभी अचानक गार्ड वहां आया, जिस पर चार्ली की नजर नहीं पड़ी। पर खुशकिस्मती से इंग्लिश ने जैसे तैसे करके उसे बीच में उलझा दिया। यह देखकर फ्रैंक ने तुरंत उस छेद को ढक दिया और अपने बिस्तर पर वापस आ गया। वो लोग इस बार तो बच गए, पर अब फ्रैंक समझ चुका था कि वो चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अब अगले कुछ दिनों तक खोदने के बाद फ्रैंक समझ गया था कि उन ग्रिल्स को खोलना उतना भी आसान नहीं। दरअसल उन्हें एक खास तरह की औजार की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान जब भी फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता तो वो ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता। अब वर्कशॉप में काम के दौरान फ्रैंक ने चालाकी से एक छोटा सा औजार तैयार किया ताकि उस ग्रिल को काटा जा सके। हालांकि फ्रैंक को उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर निकालना था, इसलिए उसने एक लोहे का टुकड़ा अपने हाथ में रख लिया और जब सिक्योरिटी अलार्म बजा तो फ्रैंक ने गार्ड के हाथ में वही टुकड़ा पकड़ा दिया। अब गार्ड्स को कौन बताए कि असली औजार तो उसके जूतों में छुपी थी। अब अपने सेल में पहुंचते ही थोड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार ग्रिल को काटकर बाहर निकाल लिया। हालांकि फ्रैंक जानता था कि इतने से काम नहीं बनेगा, उन्हें और तगड़ी प्लानिंग करनी होगी। अगले दिन उन्होंने नकली सर बनाने का फैसला किया, जिसकी मदद से वो गार्ड्स को चकमा दे सकते थे। इसके लिए उन्होंने काम को एक दूसरे में बांट लिया, जिसमें जॉन का काम नकली बाल इकट्ठा करना था, वहीं चार्ली ने पेंट का इंतजाम किया और फ्रैंक ने लाइब्रेरी से पुराने अखबार को चोरी कर लिया। सारा सामान इकट्ठा होते ही फ्रैंक ने अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट में मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया, जिसके ऊपर पेंट और बाल लगाकर वो लोग गार्ड्स को चकमा देने वाले थे। अपने प्लान को और मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने पेंट की मदद से एक नकली ग्रिल भी बना ली, जिन्हें वो भागते टाइम ग्रिल्स की जगह लगा देते, जिससे किसी को भी वह खाली जगह ना दिखे। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने बिस्तर पर नकली खोपड़ी रख दी और ग्रिल से होकर पाइपलाइन से ऊपर चढ़ गया। अब ऊपर पहुंचकर उसे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जो कि काफी ऊंचाई पर था, जहां तक पहुंचना मुश्किल था। और ठीक उसी वक्त एक गार्ड राउंड पर निकला था और जब वो फ्रैंक की सेल के पास पहुंचा तो उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसे वो सर फ्रैंक का लगा और वो चुपचाप आगे बढ़ गया। अगली सुबह फ्रैंक ने दरवाजे के बारे में सभी को बताया, जहां जॉन और फ्रैंक ने रात के अंधेरे में दोबारा वहां जाने का फैसला किया। जल्द ही रात हो गई और जब सभी कैदी चैन की नींद सो रहे थे तो फ्रैंक और जॉन एक बार फिर से उसी लोहे के दरवाजे के पास गए और एक दूसरे की मदद से वो लोग दरवाजे तक पहुँचे। अब यहाँ फ्रैंक को एहसास हुआ कि अगर उन्हें कोई हथियार मिल जाए तो वो इस दरवाजे को काट सकते थे। अगले दिन म्यूजिक क्लास के बीच चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे लगा कि वो लोग इसका इस्तेमाल एक औजार की तरह कर सकते हैं। अब पंखे को आखिर क्लास से बाहर कैसे ले जाए? चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रख दिया, जिससे गार्ड से बचाकर वो आसानी से बाहर आ गए। वो पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ लगा तो वो फौरन ही उसे एक औजार बनाने में लग गया। रात को वो लोग दोबारा उस लोहे के दरवाजे के पास गए और इस बार अपने नए औजार की मदद से वो दरवाजा को काटने में लग गए। इस बीच गार्ड्स को कुछ आवाजें भी सुनाई दी, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन शातिर कैदियों का रास्ता बिल्कुल तैयार था, जिसके बाद
बाद उन्होंने मंगलवार की रात वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्कैट्राज़ से भागने का फैसला किया। अब मंगलवार सुबह नाश्ते के वक्त फ्रैंक ने डॉ की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। हालांकि वार्डन ने यह सब दूर से देख लिया और उसने फ्रैंक को जेल के रूल्स याद दिलाते हुए उस फूल को निचोड़ कर फेंक दिया। वार्डन के इस बर्ताव से मार्स गुस्से से पागल हो गया और जैसे ही वो वार्डन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश हो गया। अब उस शाम वार्डन ने अचानक फ्रैंक की सेल की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वार्डन ने गार्ड से बोला कि तुम जल्द से जल्द चार्ली और फ्रैंक का सेल बदल दो। अब फाइनली वो समय आ गया जब वो इस जेल से भाग निकलेंगे, जहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस गेट के पास मिलेंगे। अब रात होते ही वो सभी अपने सेल से बाहर निकले और उस गेट के पास पहुँच गए। लेकिन ऐन वक्त पर चार्ली काफी ज्यादा घबरा गया और उसने प्लान से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि इसके बावजूद बाकी सभी ने दरवाजे को पार कर लिया और छत पर पहुंच गए। उधर चार्ली ने भी हिम्मत जुटाई और आखिरकार वो जल्दी से पाइपलाइन से होता हुआ उस लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया। पर अब चार्ली अकेला उस दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। इसका मतलब यह था कि उसने अपनी आजादी का मौका गंवा दिया। वहीं दूसरी तरफ सर्चलाइट से बचते बचाते फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की दीवार तक पहुँच गए। उन्होंने चोरी छुपे बड़े से गेट को पार किया और अंत में दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से फरार हो गए। इसके बाद तीनों समुद्र के किनारे तक पहुंचे और जेल से चुराए रेनकोट की मदद से फटाफट नाव बनाने लगे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उन्होंने एक नाव बनाई और अब वो अल्कैट्राज़ की सरहद से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुद्र में उतर गए। अब अगली सुबह जैसे गार्ड्स ने इनके बिस्तर से उन्हें जगाने की कोशिश की तो नकली खोपड़ी को देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आखिर 3 कैदियों ने इस जेल से भागने में कैसे सफलता हासिल कर ली है। वहीं पूरे जेल में अलार्म बजा दिया गया और जल्दी ही उन तीनों की खोज शुरू हो गई। अब देखते ही देखते पूरे देश ये बात फैल गई और अब देश की नेवी और एयर फोर्स भी इन तीनों के तलाश में लग गई। हालांकि कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कुछ पता नहीं चला। अब जेल की रेपुटेशन को बचाने के लिए वार्डन ने ये अफवाह फैला दी कि वो तीनों पैसिफिक ओशन में डूबकर मारे गए। लेकिन सच बात तो ये थी कि वार्डन जानता था कि वो तीनों इस जेल से जिंदा भागने में कामयाब हो गए हैं। अब 1 साल तक खोज पड़ताल के बाद FBI ने भी इस केस को क्लोज कर दिया और कुछ इस तरह से 3 जीनियस कैदियों ने सबसे सुरक्षित जेल से भाग के पूरे दुनिया में मशहूर बन गए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे आ रही ये वीडियो को भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको ऐसे ही मूवी देखने मिल सके।